स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों एसएससी जीडी की जो टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें डेली 5 बजे से 6 बजे तक का जो टाइम है शाम का, उसके बीच में आपको डेली टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि दोस्तों प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी के एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, या फिर दोस्तों जो जिस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एसएससी जीडी में अभी करंट जो शिफ्ट्स चल रही हैं उनमें पूछे जा रहे हैं, उन सभी का एनालिसिस करते हुए सारे क्वेश्चंस सेलेक्ट करके आपके सामने लाए जाते हैं। तो ये क्लास दोस्तों डेली बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है, इसको आप डेली अटेंड करें। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि निश्चित ही यहाँ से दोस्तों आपका फ़ायदा ही होगा, बल्कि आपको किसी भी प्रकार से गुमराह नहीं किया जाएगा, ना तो आपको इधर उधर की बातों से आपका समय व्यर्थ किया जाएगा। जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं उन क्वेश्चंस को आपको करवाया जाएगा और निश्चित ही दोस्तों यहाँ से आपका बेनिफिट होगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर। तो दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है दोस्तों। नाचने वाला हिरण भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है? गुजरात, मणिपुर, तमिलनाडु या फिर जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों नाचने वाला जो हिरण है वो आपका पाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में पाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और मणिपुर में ही दोस्तों है लोकटक झील, याद रखिएगा आप कौन सी झील है, लोकटक झील है दोस्तों, और जिस पर बनाया गया है भारत का एकमात्र दोस्तों तैरता हुआ, या दुनिया का कह सकते हैं एकमात्र तैरता हुआ जो पार्क है दोस्तों, कीबुल लामजाओ। कीबुल लामजाओ, ये भी आप याद रखिएगा, कीबुल लामजाओ। ये दोस्तों कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर की राजधानी आपसे पूछा जाए तो इम्फाल है दोस्तों, और एन बीरेन सिंह इसके हैं मुख्यमंत्री वर्तमान में, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यहाँ दोस्तों नामदफा होना चाहिए, नामधापा नहीं, नामदफा। तो आप सही कर लीजिएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में या मिजोरम में। तो नामदफा नेशनल पार्क आपका है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दीफू दर्रा भी आप याद रखिएगा। कौन सा दर्रा दोस्तों? दीफू दर्रा भी आपका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। और याग्याप दर्रा भी कहाँ है? याग्याप दर्रा भी आपका क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस की मदद से स्थापित किया गया है? आपसे पूछा जा रहा है इसमें दोस्तों, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है वो किस देश की मदद से स्थापित किया गया है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र है कहाँ पे? पहले तो ये जानते हैं दोस्तों, ये है आपका छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में है, ये आप याद रखिएगा। और दोस्तों ये किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है, ये यदि आपसे पूछा जाए तो ये रूस की सहायता से स्थापित किया गया है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ ही में आप ये भी याद रखिएगा, जो बोकारो है आपका दोस्तों लौह इस्पात केंद्र बोकारो, ये भी दोस्तों रसिया की सहायता से ही, रूस की ही सहायता से स्थापित किया गया है। लेकिन ये है कहाँ पे दोस्तों? झारखंड में है। तो एक ये भी क्वेश्चन अपने आप में बन सकता है दोस्तों, तो ये भी आप याद रखिएगा। भिलाई हो गया आपका छत्तीसगढ़ में और बोकारो हो गया झारखंड में। दोनों किसकी सहायता से स्थापित हैं? रूस की सहायता से। साथ ही में आप ये भी याद रखिएगा दोस्तों, दुर्गापुर, दुर्गापुर जो है आपका लौह संयंत्र दोस्तों, ये किसकी सहायता से? ब्रिटेन की सहायता से। ये यूके की सहायता से स्थापित किया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। और राउरकेला दोस्तों जो है आपका, कौन सा? राउरकेला। राउरकेला लौह इस्पात केंद्र जो है दोस्तों, राउरकेला, ये आप याद रखिएगा, ये स्थापित किया गया है आपका जर्मनी की हेल्प से, जो कि दोस्तों उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में। तो ये सभी आप याद रखिएगा जो कि क्वेश्चंस बनते हैं लौह इस्पात केंद्र से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन 30 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाक से रुधिर बहना कहलाता है हीमोरेज, हीमोफीलिया, हीमोस्टेसिस या एपिटेक्सिस। तो नाक से रुधिर बहना क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपको बताना है।
ये कहलाता है आपका एपिटैक्सिस, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूत्रालयों के पास प्रायः नाक में चुभने वाली गंध का कारण है? सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया, यूरिया। तो मूत्रालय जो होते हैं दोस्तों, उसके पास जो नाक में चुभने वाली गैस होती है वो कौन सी होती है गैस दोस्तों? अमोनिया गैस होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये एसएससी के द्वारा और फिर से आ सकता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा रक्तदाब का प्रमुख नियंत्रक है? मीन्स दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है रक्तदाब को कौन नियंत्रित करता है? पीयूष ग्रंथि, थाइमस, इंसुलिन, अधिवृक्क ग्रंथियाँ। तो दोस्तों इसको नियंत्रित करती हैं अधिवृक्क ग्रंथियाँ। अधिवृक्क ग्रंथियों को सुप्रारेनल ग्रंथि भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सुप्रारेनल ग्रंथि कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि हैं दोस्तों। कैसी हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं और ये आपके रक्तदाब को नियंत्रित करती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफ़गानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तंबाकू, अफीम, चावल, रुई। तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों अफीम उत्पादन के लिए। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से रस्ट रोग का संबंध किस फसल से है? चना, गन्ना, आलू, गेहूँ। किस दोस्तों फसल से है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका संबंध होता है गेहूं से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी को कहते हैं दोस्तों गेरुई रोग। रस्ट रोग को ही क्या कहते हैं? गेरुई रोग कहते हैं। और ये पक्सीनिया दोस्तों याद रखिएगा, पक्सीनिया कवक से होता है ये आपका रस्ट रोग। पक्सीनिया कवक से होता है आपका रस्ट रोग, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 10th नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। हृदय के स्पंदन की दर का नियंत्रक है वेगस तंत्रिका, ग्लासोफेरिंजियल या स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। यदि ऑप्शन में दोस्तों ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ना दिया हो तो दोस्तों हो सकता मेडुला ऑब्लांगेटा हो, तो वो आप सही कीजिएगा। मेडुला ऑब्लांगेटा ये दोस्तों आपका जो हृदय का स्पंदन है उसको नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खाई जाने वाली फफूंद है? म्यूकर, मार्केला, पक्सीनिया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो खाई जाने वाली फफूंद है वो है दोस्तों मार्केला। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। और दोस्तों कवक जो होता है, कवक और शैवाल, इसका सहजीवन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? लाइकेन में। सहजीवन किस में पाया जाता है दोस्तों? लाइकेन में पाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। और लाइकेन दोस्तों किसके अच्छे सूचक माने जाते हैं? वायु प्रदूषण के। लाइकेन किसके अच्छे सूचक होते हैं? वायु प्रदूषण के अच्छे सूचक माने जाते हैं आपके लाइकेन। ये भी पूछा जा चुका है, आप याद रखिएगा इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न रेशों में से कौन से पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा रेशा पौधे के तने का उत्पादन नहीं है। सन, पटसन, जूट या फिर कपास। तो दोस्तों इसमें जो आपका कपास है ये दोस्तों तने का उत्पादन नहीं है। ये तने से नहीं दोस्तों, ये एक फल से उत्पन्न होता है। जो फल देखा होगा आपने कपास के पेड़ में होते हैं, उन्हीं से पाया जाता है एक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अक्सर रेगिस्तान में वर्षा कम क्यों होती है?
उच्च आर्द्रता के कारण, उच्च तापमान के कारण, तेज हवा के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण। तो रेगिस्तान में कम वर्षा होने का कारण है निम्न आर्द्रता। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कॉस्मॉस किस प्रकार का उपग्रह है? शैक्षिक उपग्रह, जलवायु उपग्रह, जासूसी उपग्रह, भू स्थिर उपग्रह। तो ये आपका जलवायु से संबंधित, जासूसी से संबंधित उपग्रह है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कॉस्मॉस किस प्रकार का उपग्रह है? जासूसी से संबंधित उपग्रह है। और रूस की जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे भारत की दोस्तों इसरो है, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। यूएसए की कौन सी है? यूएसए की नासा है। वैसे दोस्तों रसिया की यदि पूछी जाए तो उसका नाम भी है रोसकॉस्मॉस। रोसकॉस और मॉस, रोसकॉस्मॉस। ये दोस्तों कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? रूस की है। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोकैरियोटिक है? प्रोटिस्टा, एगेरिस, न्यूरोस्पोरा या एस्चरिचिया जीवाणु। इन चार में से कौन सा प्रोकैरियोटिक होता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एस्चरिचिया जीवाणु जो होता है वो आपका प्रोकैरियोटिक होता है। बाकी सभी दोस्तों ये यूकैरियोटिक में आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। यांत्रिक अवलंब के लिए, भोजन के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। तो आपने देखा होगा दोस्तों, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो ज़मीन से जिनका लगाव नहीं होता है और वो दीवारों पे या पेड़ों पर उगाते हैं दोस्तों। एक पेड़ के ऊपर दूसरा पौधा उगाता है, तो वो आपके क्या होते हैं? एपीफाइट्स पौधे होते हैं। और ये निर्भर रहते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए दूसरे पौधे पर। तो आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पादप और जंतु में मुख्य अंतर क्या है? जीव द्रव्य का, पोषण का, जैविक क्रियाओं का या फिर प्रजनन का। तो इनमें दोस्तों अंतर आपसे पूछा गया है। अंतर होता है, ये आपको बताना है, पोषण का अंतर होता है। पादप और जंतु में मुख्य अंतर का है दोस्तों? पोषण का है। और आप याद रखिएगा, ये जो एक और अंतर हो सकता है दोस्तों, जैसे जो आपके पादप हैं इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? क्लोरोफिल पाया जाता है। और आपके जो जंतु हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इसमें दोस्तों क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। एक अंतर और, आप जैसे पौधे दोस्तों, जो पादप होते हैं वो स्वावलंबी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जबकि जंतु जो होते हैं वो पौधों पर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है? यहाँ दोस्तों थोड़ा सा त्रुटि है, आप सही कर लीजिएगा। यहाँ लदांग होगा, लदांग। ला अक्षर जो है वो यहाँ पे दोस्तों मिसप्रिंट है, आप सही कर लीजिएगा। इंडोनेशिया में किस प्रकार की कृषि को लदांग कृषि कहा जाता है? तो इंडोनेशिया में दोस्तों एक प्रकार की झूम कृषि है जिसको कहा जाता है लदांग कृषि। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। झूम कृषि वहाँ की जो है उसको क्या कहा जाता है? लदांग कृषि कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पपीते में पीले रंग का कारण है? पपैन, लाइकोपिन, कैरिकाजेंथिन या कैरोटीन। तो पपीते का पीला रंग होता है दोस्तों कैरिकाजेंथिन के कारण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और साथ ही आप याद रखिएगा दोस्तों, गाजर में जो लाल रंग होता है उसका कारण क्या होता है? लाइकोपिन। क्या होता है दोस्तों? लाइकोपिन। और पीला रंग किसके कारण होता है? ल्यूकेटिन। किसके कारण दोस्तों? ल्यूकेटिन के कारण होता है, ल्यूकेटिन। ये आप याद रखिएगा। गाजर में जो पीला रंग है वो ल्यूकेटिन के कारण, और लाल रंग
लाइकोपिन के कारण। टमाटर का भी लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों सेब का पूछा जाए यदि आपसे तो उसका भी नोट कर लीजिएगा। सेब का एंथोसाइनिन के कारण, किसके कारण दोस्तों? एंथोसाइनिन के कारण होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। सेब का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण, ये भी आप उसी में जोड़ लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों, पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? पौधों का जो जल होता है वो दोस्तों मूल रोमों तक किस प्रकार के दबाव से पहुंचता है, ये आपको बताना है। वायुमंडलीय दबाव से, केशिका दबाव से, मूल दबाव से या फिर परासरण दबाव से? तो पौधे की जड़ से जो जल अवशोषित किया जाता है वो सभी मूल रोम तक किस दबाव से पहुंचता है दोस्तों? परासरण दबाव से। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहता हूं दोस्तों, बहुत से लोग चैनल पे विजिट तो करते हैं दोस्तों, लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब तो नहीं किया है। तो इसलिए आपसे दोस्तों निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका दोस्तों एक सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेशन देता है। यदि आप लोग दोस्तों किसी मेहनत करने वाले व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करेंगे तो इस प्रकार से दोस्तों वो डिमोटिवेट हो जाएगा, जिससे जितना आपको मिलना चाहिए ये वो नहीं दे पाता है दोस्तों। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों चैनल को अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। निश्चित यहाँ से दोस्तों आपका बेनिफिट होगा, कोई फेक बात नहीं, कोई गुमराह नहीं, सटीक आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे आपका नॉलेज इस तरह और ज़्यादा बढ़ेगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।